Namaskar. I am Advocate B.R. Bornak. I am going to start my today's lecture. The topic of my today's lecture is handover from the builder to the society. We buy the flats from the builder. हम लोग बिल्डर से फ्लैट्स परचेस करते हैं और जो फ्लैट परचेसर्स है वो लोगों की हम सोसाइटी फॉर्म करते हैं. सोसाइटी या दूसरा कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ज़्यादातर करके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करते हैं. वो वैसा देखा जाएगा तो दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर टू फॉर्म द सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन लीगल बॉडी ऑफ द फ्लैट परचेस. तो फ्लैट परचेसर्स लोगों की सोसाइटी फॉर्म हम अभी ये लेक्चर में सोसाइटी ऐसा ही जिक्र करेंगे. विल रेफर सोसाइटी ओनली. तो फ्लैट परचेसर्स लोगों की फ्लैट परचेसर्स जो है उनकी सोसाइटी फॉर्म होने के बाद एक फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ती है. फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जो है उसके लिए लीगल प्रोविजंस है बायलॉज में. वो है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 3 months 3 महीने के अंदर ये जो है हमारी जो फ्लैट परचेसर्स लोगों की सोसाइटी फॉर्म मतलब जो सोसाइटी फॉर्म होंगे उसकी जनरल बॉडी मीटिंग. तो ये 3 महीने के अंदर जो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद, वो मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो चीफ प्रमोटर रहते हैं वो चीफ प्रमोटर की होती है. मोस्टली क्या होता है कि जब भी सोसाइटी बिल्डर फॉर्म करके देते हैं तो बिल्डर या बिल्डर का कोई रिप्रेजेंटेटिव चीफ प्रमोटर का काम करता है. वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का सब डॉक्यूमेंटेशन करता है और सोसाइटी रजिस्टर करा के लेके आता है. और ये सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद जैसे एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायलॉज रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने के अंदर फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए. तो ये जो प्रोविज़न है ये बायलॉ नंबर 85 में आपको मिलेगा. कोई बायलॉज में वो 84 नंबर, क्योंकि बायलॉज के नंबर थोड़े आगे पीछे होते हैं, जो मार्केट में मिलता है उसमें और जो वेबसाइट पे है उसमें. तो मार्केट में जो मोस्टली हम रेफ़र करते हैं, मार्केट में जो बायलॉज मिलते हैं या फेडरेशन ऑफिस में वो रेफ़र करते, उसमें ये जो बायलॉज नंबर दिया है वो बायलॉ नंबर 85 है. और बायलॉ नंबर 85 जो है वो किसके बारे में है? होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड. अब ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न क्या बोलता है कि द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द प्रमोटर्स मीन्स ये फ्लैट परचेसर जो सोसाइटी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स पे जिन्होंने सिग्नेचर किया है, जिनके नाम है लिस्ट में, वो सब लोग प्रमोटर्स रहते हैं. तो द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द प्रमोटर्स हु हैव साइंड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी शैल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 59 ऑफ द रूल्स. उसके लिए रूल 59 में भी ये प्रोविजन की गई है जो बायलॉ नंबर 85 में है. इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ प्रमोटर ऑफ द सोसाइटी टू कन्वेन फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड. तो ये 3 महीने के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने के अंदर जो मीटिंग बुलाने का है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, वो मीटिंग बुलाने का जिम्मेदारी जो है चीफ प्रमोटर का है. जो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी है ये जो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है वो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में आपकी प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी सिलेक्ट की जाती है. प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं. तो बिल्डर से हैंड ओवर जब लेते हैं सब हम, तो वो उसका मतलब अपना फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग से उसका कनेक्शन है. तो ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने के अंदर बुलाने का है और ये जिम्मेदारी है चीफ प्रमोटर की एज पर बायलॉ नंबर 85. अभी ये जो मीटिंग है समझो चीफ प्रमोटर ने नहीं बुलाया विद इन 3 months, तो बायलॉ नंबर 86 में क्या प्रोविजन है? कॉलिंग द फर्स्ट जनरल मीटिंग बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी. तो 3 महीना होने के बाद रजिस्ट्रार को जब ये मैटर रिपोर्ट की जाती है कि 3 महीने के अंदर सोसाइटी ने मैनेजिंग कमेटी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई नहीं है या चीफ प्रमोटर ने बुलाई नहीं है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, तो आप अभी बुलाया अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके. तो उसमें प्रोविजन कैसा है बायलॉ नंबर 86 में? ऑन फेल्यूर ऑफ द चीफ प्रमोटर ऑफ द सोसाइटी टू होल्ड द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग विद इन द पीरियड ऑफ 3 months द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल कॉज टू बी कन्वेंट द मीटिंग. मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रार अपना
अथॉराइज ऑफिसर अपॉइंट करके मीटिंग बुलाएगा, मतलब मीटिंग चीफ प्रमोटर नहीं बुलाएगा तो रजिस्ट्रार को बुलाने का अथॉरिटी बायलॉ नंबर 86 से दिया गया है। अब बायलॉ नंबर 87 में पीरियड ऑफ नोटिस फॉर द फर्स्ट जनरल मीटिंग, तो ये मीटिंग से रिलेटेड थोड़ा बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो ये जो मीटिंग है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस दी जाती है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी मीटिंग है, ये स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी मीटिंग होने के कारण ये मीटिंग कभी बुलाने का ये तो लीगल प्रोविजन पहले से ही है। तो ये जो है ये नोटिस का पीरियड जो है, पीरियड ऑफ नोटिस फॉर द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, तो इसके लिए पीरियड है क्लियर 14 days नोटिस ऑफ द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी shall be given by the chief promoter of the society or as the case may be by the officer authorized by the registering authority to all the promoters who have signed the application for registration of the society। मतलब ये 14 क्लियर डेज में डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, डे ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग ये पकड़ा नहीं जाता है, उसके बीच में ये 2 दिन छोड़ के बीच में क्लियर 14 days होने चाहिए। तो ये क्लियर डेज नोटिस का कंसेप्ट ऐसा है कि डे ऑफ डिस्पैचिंग द नोटिस एंड डे ऑफ द मीटिंग दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पीरियड, वो छोड़ के बीच में क्लियर 14 days होनी चाहिए। तो ये जो नोटिस है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग की, अगर चीफ प्रमोटर मीटिंग बुला रहे हैं तो वो इश्यू करेंगे सब प्रमोटर्स लोगों को जिन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए सिग्नेचर किया था। और रजिस्ट्रार ने अगर 3 महीने के अंदर मीटिंग नहीं बुलाया और चीफ प्रमोटर ने अगर 3 महीने के अंदर मीटिंग नहीं बुलाया और रजिस्ट्रार अपना अथॉराइज ऑफिसर अपॉइंट करके अगर ये मीटिंग बुला रहा है तो वो इशू करेगा। ये जो नोटिस है सब जो प्रमोटर्स लोग हैं मतलब फ्लैट परचेसर लोग जो है वो उनको ये नोटिस सर्व की जाएगी, इशू की जाएगी। ठीक है, 14 क्लियर डेज का नोटिस। अब ये जो मीटिंग है, मीटिंग के फंक्शंस हम देखेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि वह इससे आगे है कि हम सोसाइटी का बिल्डर से चार्ज ले सकते हैं, बिल्डर से जो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर जो है वो ले सकते हैं। तो बायलॉ नंबर 88 में फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग दिया है। फंक्शंस में क्या है देखो कि एट द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी द फॉलोइंग बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड। उसमें पहला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द मीटिंग। तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए तो ये मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। जो प्रमोटर्स आए उसमें से मीटिंग को हाजिर है उसमें से एक प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी तक चेयरमैन नहीं सोसाइटी का, क्योंकि अब तक मैनेजिंग कमेटी आपकी बनी नहीं है इसलिए चेयरमैन नहीं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो आएगा वो रहेगा प्रेसिडेंट करके उसको चुना जाएगा। दूसरा है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स अदर देन द प्रमोटर्स हु हैव अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। देखो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल गया, उसके ऊपर जिनके सिग्नेचर्स थे तो वो सब प्रमोटर्स है। बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो दिन होता है वो दिन के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रपोजल के ऊपर जिनके सिग्नेचर्स नहीं है और उसके बाद समझो किसी ने मेंबरशिप के फॉर्म दिए है ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग के पहले तक, तो वो सब फॉर्म्स जो है वो सब लोगों को, सब फ्लैट परचेसर को ये मीटिंग में मेंबरशिप दी जाती है, उनकी मेंबरशिप ये मीटिंग में अप्रूव की जाती है। तो ऐसे जितने भी लोगों के फॉर्म्स आए मेंबरशिप के, ये जो उनको मेंबरशिप देने का अगर फॉर्म सही है तो ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स होता है अदर देन प्रमोटर्स हु हैव अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। तीसरा इसमें रिसीविंग एंड अप्रूविंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ प्रमोटर ऑफ द सोसाइटी एज ऑन 14 days प्रायर टू द डेट ऑफ द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, दैट इज एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस। मतलब ये मीटिंग का जो नोटिस इशू किया वो दिन तक का जो भी अकाउंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर खास करके चीफ प्रमोटर ने बनाया हुआ ये मीटिंग के सामने रखा जाता है, वो अप्रूव किया जाता है, सब बराबर है। तो आगे है कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजनल कमेटी, दैट इज प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी, जिसको अभी मोस्टली सब लोग पीएमसी बोलते हैं। तो ये मीटिंग में एक प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है, प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी का गठन किया जाता है until regular elections are held under bylaws of the society। मतलब रेगुलर इलेक्शन होके 5 साल का कमेटी चुन के आने के लिए अभी आपके पास उसका रिकॉर्ड तैयार नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन लेने के लिए आपके पास मेंबरशिप का रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, तो ये रेडी नहीं रहता है, तो इसलिए 1 साल के लिए ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी जो है वो ये मीटिंग में फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में चुनी जाती है। द प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी शैल हैव all powers and functions as that of the committee
इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द एक्ट रूल्स एंड बायलॉज। मतलब प्रोविजन है, इसका नाम भले प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी है, लेकिन 1 साल के लिए उनको सब अधिकार मिलते हैं सोसाइटी के, जो एक्ट रूल्स और बायलॉज के हिसाब से कमेटी को अधिकार है वो सब अधिकार मिलते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ उसका नाम प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी है फिर भी। तो ये कमेटी ये मीटिंग में चुनी जाती है। आगे है फिक्सिंग द लिमिट अप टू विच द फंड्स में बी बोरोड। आगे का है ऑथोराइजिंग द कमिटी टू सिक्योर कन्वेंस ऑफ द राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द प्रमोटर बिल्डर। कन्वेंस के बारे में ये कमेटी को अथॉरिटी दी जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी फॉर द ईयर इफ नेसेसरी एंड फिक्स इज रेम्यूनरेशन। अगर ज़रूरत है तो ये जो है ज़रूरत है तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। आगे है इंटरनल ऑडिटर के बाद जो है अथोराइज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल कमेटी टू कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द प्रोविजनल कमेटी। अभी जो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी चुनी है उसमें से किसी एक मेंबर को अधिकार दिया जाएगा कि मैं वो प्रोविजनल मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में 15 दिन के अंदर मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस इश्यू करना होगा। मीटिंग बुलाने का अधिकार ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स में से किसी एक को ये मीटिंग में दिया जाएगा। आगे है कंसीडर एफिलिएशन ऑफ द सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड अंडर बायलॉ नंबर 6 में। यानी ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी के टेन्योर में प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी को वो मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है हाउसिंग फेडरेशन उसकी मेंबरशिप लेने का भी डिसीजन ये मीटिंग में लिया जाता है। और एनी अदर मैटर अगर कुछ है समझो विद द परमिशन ऑफ चेयर तो ये मीटिंग में उसके बारे में कंसिडर किया जाएगा। तो ये मीटिंग का जिक्र यहाँ करने के पीछे कारण क्या है कि ये मीटिंग फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी जो यहाँ बन गई है तो वो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी के किसी मेंबर को अधिकार दिए जाएंगे कि उनका मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग बुलाओ करके, मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग बुलाओ। और ये मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग बुलाने के बाद वो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ये मैनेजिंग कमेटी जो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी यानी पीएमसी जो है उनके ऑफिस बेरर्स चुने जाएंगे। ऑफिस बेरर्स चुने जाएंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर वगैरह चुने जाएंगे और प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी अपना फंक्शनिंग चालू करेगी। तो ये जो है विद इन 15 days द फर्स्ट मैनेजिंग मीटिंग ऑफ द प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी एंड सिलेक्टिंग द ऑफिस बेरर्स ऑफ द प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी इन दैट मीटिंग ये होना चाहिए। अभी क्या हो गया कि एक बार ऑफिस बेरर्स आपके चुने गए तो अभी आपका प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी प्रॉपर फंक्शनिंग चालू करेगी। और प्रॉपर फंक्शनिंग चालू करने के बाद पहला उनके पास आगे अगर सोसाइटी का काम चलाने का है तो पहला काम उनका बनता है कि बिल्डर से हैंड ओवर लेने का, क्योंकि बिल्डर से जब तक रिकॉर्ड नहीं मिलता है पूरा तब तक आगे सोसाइटी का बहुत सारा काम वो कर नहीं सकते हैं, चला नहीं सकते। टेम्पररी कुछ काम कर सकते हैं लेकिन मेन काम अगर करने का है रेगुलर फंक्शनिंग तो बिल्डर से हैंड ओवर लेना जरूरी है। तो ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी क्या करेंगी टू टेक स्टेप्स फॉर टेकिंग हैंड ओवर फ्रॉम द बिल्डर डेवलपर, जो आज का अपना मेन टॉप। तो ये जो बिल्डर से हैंड ओवर लिया जाएगा तो बिल्डर से हैंड ओवर लेते टाइम प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी ने कौन कौन सी चीज़ें बिल्डर से लेने का है उसका लेखा जोखा एक आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो बिल्डर से हैंड ओवर लेते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी चीज़ें वगैरह जो है ये प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वह इसका हैंड ओवर अपने को बिल्डर से लेने का है। तो पहला पार्ट है हम ये करेंगे कि पार्ट 1 में डॉक्यूमेंट्स, बिल्डर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी ने लेने चाहिए उसका लिस्ट जो है वो लिस्ट है। तो पार्ट 1 जो है हमने बनाया है वो है डॉक्यूमेंट्स का। उसमें देखो पहला है लैंड टाइटल ओनरशिप डीड्स, ठीक है। उसमें रजिस्टर सेल डीड लीज डीड, अगर लैंड फ्री होल्ड का है तो रजिस्टर सेल डीड आएगा, लैंड लीज होल्ड का है तो रजिस्टर लीज डीड आएगा। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू द बिल्डर, मतलब ये बिल्डर के पास वो ज़मीन का डेवलपमेंट करने के लिए राइट आ गया, सेल डीड से आ गया क्या लीज डीड से आ गया, वो भी जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सोसाइटी में लेंगे, क्योंकि अभी सोसाइटी वो मतलब लैंड और बिल्डिंग की प्रीमाइसेस के ओनर बनने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो फ्लैट्स परचेस किए हैं बिल्डर से
वो फ्लैट्स लैंड का कॉस्ट देख के परचेस किए हैं। हम जो फ्लैट परचेस करते हैं और बिल्डर को जो कॉस्ट देते हैं उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या अदर चार्जेस नहीं रहते, उसमें लैंड कॉस्ट एक मेन कंपोनेंट रहता है। तो अगर हमने सबने लैंड कॉस्ट बिल्डर को दिया है तो लैंड हमारी होनी चाहिए। तो लैंड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्डर ने सोसाइटी को, मतलब हम लोगों को, मतलब हमारी जो संस्था है वो संस्था को देनी चाहिए, मतलब सोसाइटी को देनी चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है इम्पोर्टेंट, जो हैंड ओवर प्रोसेस में बिल्डर से प्रोविजनल कमेटी ने लेने का है, वो है लैंड टाइटल या ओनरशिप डॉक्यूमेंट। लैंड के टाइटल का या ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स, उसमें खास करके आएगा रजिस्टर सेल डीड और लीज डीड एटसेट्रा फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू द बिल्डर। और ये ऑल डीड्स जो भी है डॉक्यूमेंट्स है इन चेन एंड ड्यूली रजिस्टर्ड। समझो लैंडलॉर्ड ने, पहला ओरिजिनल लैंडलॉर्ड ने किसी दूसरे को बेचा, उसने इसको, ऐसा करके जो चेन डॉक्यूमेंट्स है ना, खास करके वो चेन डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल बिल्डर से लेने का है। आगे है लैंड टाइटल ओनरशिप रिकॉर्ड विद द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टाइटल या ओनरशिप का जो रिकॉर्ड रहता है उसमें क्या मिलेगा आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ विलेज फॉर्म नंबर 712, जिसको हम 7/12 का उतारा बोलते हैं, तो 712 फॉर्म नंबर 6 जो है वो, जिसमें खास करके म्यूटेशन का वगैरह एंट्री रहता है, एक्सेट्रा, एंड और प्रॉपर्टी कार्ड अगर वो लैंड का बना हुआ है तो प्रॉपर्टी कार्ड। तो मतलब 712 फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7/12 मतलब 7/12 का उतारा, फॉर्म नंबर 6 है, और प्रॉपर्टी कार्ड। ये जो डॉक्यूमेंट्स है रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वो डॉक्यूमेंट्स बिल्डर ने आपको देने चाहिए, आपने लेने चाहिए। आगे एनए ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर और अथॉरिटी फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड। तो वो लैंड का नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए कलेक्टर या जो भी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह रहेगी, तो उनसे जो एनए ऑर्डर दी गई है वो एनए ऑर्डर ओरिजिनल आपके पास आनी चाहिए। यूएलसी ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर अथॉरिटी दैट द लैंड इज नॉट एक्सीडिंग द सीलिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड एज पर द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। मतलब यूएलसी ऑर्डर, जब तक यूएलसी एप्लीकेबल था तो वो टाइम का यूएलसी का ऑर्डर जो है, मतलब जो टाइम डेवलपर ने लैंड डेवलप करने के लिए लिया वो टाइम वो यूएलसी का जो लिमिट है, जो सीलिंग है, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करती जो लैंड की जो है होल्डिंग। तो यूएलसी ऑर्डर होना ज़रूरी है, वो भी लेने का। ड्राइंग ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए, बिल्डिंग या बिल्डिंग्स, उसके जो ड्राइंग्स रहते हैं उसमें अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स रहते हैं, तो वो सब ड्राइंग जो है ब्लूप्रिंट्स उसके, खास करके ओरिजिनल ड्राइंग मतलब अप्रूव ड्राइंग ब्लूप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, तो ऑल बिल्डिंग के ओरिजिनल ड्राइंग ब्लूप्रिंट्स अपने बिल्डर से लेने का है। उसमें ऑल फ्लोर्स, ऑल बिल्डिंग्स, ऑल फ्लोर्स, जिसमें स्ट्रक्चर के ड्राइंग्स आ जाएंगे, प्लम्बिंग के आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के आ जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के आ जाएंगे, और भी बहुत सारे आते हैं। ये सब ड्राइंग जो है ब्लूप्रिंट्स जो है वो बिल्डर से आपको लेने का है। इन कॉमन एरियाज के भी ड्राइंग्स रहते हैं, वो भी आपको बिल्डर से ब्लूप्रिंट्स लेने का है बिल्डर से, मतलब ओरिजिनल ड्राइंग अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, मतलब आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। ड्यूली अप्रूव्ड पास द कंसर्न अथॉरिटी ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विथ हिज सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए। आगे आईओडी मतलब इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ये आपका डेवलपमेंट शुरू करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आईओडी बोलते हैं, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल का लेटर या सर्टिफिकेट मिलता है कि चलो कुछ कंडीशन डाल के आपको ये जगह डेवलपमेंट का ये दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है, प्राइमरी डेवलपमेंट जो रहता है वो उसका। तो आईओडी सर्टिफिकेट बिल्डर से आपको लेने का है। सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपको लेने का है। आईओडी के बाद कमेंसमेंट मिलता है। कमेंसमेंट खास करके कब मिलता है, आपके बिल्डिंग के प्लान अप्रूव जब हो जाते हैं वो इनिशियली आईओडी मिलता है, और बाद में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, आईओडी तो प्राइमरी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, बाद में सीसी मतलब बिल्डिंग बांधने के लिए एक्चुअली कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सीसी ओरिजिनल बिल्डर ने आपको देने का है। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है कोई कॉर्पोरेशन एरिया में ओसी अलग मिलता है और बीसीसी मतलब बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग मिलता है, कोई कॉर्पोरेशन में वो एक ही दिया जाता है। तो जो भी है ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और बीसीसी मतलब बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी ने इशू किया जो है वो बिल्डर से आपको लेने का है। फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज along with registered bylaws and file A containing all documents pertaining to society registration। मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का पूरा फाइल बिल्डर से आपको लेने का, ओरिजिनल फाइल जो रजिस्ट्रार ऑफिस से दिया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद। उसमें क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसमें, और आपका रजिस्टर्ड बायलॉज मिलेगा, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो जो डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए थे उसका एक मतलब वैसा का वैसा ओरिजिनल फाइल ही रहता है। एक फाइल जाता है रजिस्टर ऑफिस में, एक आपके पास, दोनों भी फाइल्स ओरिजिनल बनानी पड़ती है। कानूनन वो 4 कॉपीज़ में बनानी पड़ती है, लेकिन अभी खास करके रजिस्ट्रेशन के इसमें वो 2 ही लेते हैं, एक अपने पास रखते हैं और एक सोसाइटी के पास रजिस्ट्रेशन के बाद वापस कर देते। तो ये जो है ना, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ आपका बायोलॉज भी रजिस्टर हो जाता है। तो वो सब और ये पूरी की पूरी फाइल जो एक है, जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सेम टू सेम, तो वो सब फाइल रजिस्ट्रेशन का सोसाइटी का फाइल जो है वो बिल्डर ने सोसाइटी फॉर्म करके दिए तो उसके पास रहेगा, तो वो आपको बिल्डर ने हैंड ओवर करने का है। आगे है कन्वेंस डीड इफ द बिल्डर हैज एग्जीक्यूटेड द सेम इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। समझो कोई समझो बिल्डर आपका बहुत ऑनेस्ट है और उसने पहले ही मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जैसा हो गया वैसा उसने खुद कन्वेंस डीड करके, क्योंकि चीफ प्रमोटर भी उसका ही आदमी रहता है और वो अगर लैंड ओनर है तो वो कर भी सकता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है, वो नहीं भी होता है समझो। लेकिन अगर बहुत ऑनेस्ट आपका बिल्डर है तो अगर उसने कन्वेंस डीड किया है सोसाइटी के नाम पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद, तो कन्वेंस डीड का ओरिजिनल कॉपी आप बिल्डर से हैंड ओवर में ले लीजिए। आगे 712 एक्सट्रैक्ट 712 जो है प्रॉपर्टी कार्ड इन सोसाइटीज नेम आफ्टर कन्वेंस। कन्वेंस होने के बाद सोसाइटी के नाम पे अगर 712 प्रॉपर्टी कार्ड हो गया तो वो भी आप ले लीजिए। अगर बिल्डर ने कन्वेंस पहले करके दिया तो वो भी आप वो बिल्डर से ले लीजिए हैंड ओवर प्रोसेस में। आगे लोन, लीन, मॉर्गेज क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बिल्डर हैड मॉर्गेज अवेल्ड लोन फॉर द प्रोजेक्ट। बहुत सारे बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं, अभी उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है, तो बिल्डर का लोन वो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर बिल्डर ने वो लोन रिपे नहीं किया तो जो फाइनेंसिंग एजेंसी है वो प्रॉपर्टी आके सील करके वो बेच भी सकती है। तो इसीलिए वो सिक्योर करो कि अभी सोसाइटी फॉर्मेशन के पहले ही बिल्डर ने सब लोन वगैरह क्लियर किया है वो प्रोजेक्ट के ऊपर का। तो ऐसा लोन क्लियर किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है वो है लोन, लीन या मॉर्गेज क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न फाइनेंसर या बैंक जो भी रहेगी उनसे वो लेने का, उनसे जो बिल्डर को मिला है वो लेने का। आगे टाइटल सर्च रिपोर्ट एंड टाइटल सर्टिफिकेट। बिल्डर का टाइटल जो है वो लैंड के ऊपर वो क्लियर है विदाउट एनी एनकम्बरेंस, मतलब उसके ऊपर कोई कर्जा, लोन, लीन नहीं, बोझा नहीं है, ऐसा टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसका टाइटल का सर्च आता है, वो सर्च में सब डॉक्यूमेंट्स इन चेन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके स्क्रूटिनी किया जाता है और उसके बाद जो एडवोकेट्स है वो एडवोकेट्स टाइटल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी लेने का बिल्डर से। फिर पजेशन लेटर्स, जो फ्लैट्स को पजेशन हैंड ओवर किया बिल्डर ने वो सब फ्लैट्स के पजेशन लेटर का एक कॉपी सोसाइटी में होना चाहिए। वो पजेशन लेटर्स बिल्डर्स के पास रहता है, उसका एक कॉपी सोसाइटी को बिल्डर को बोलने का दे दो। फ्लैट परचेसर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्डर ने देना काम है कि वह ये फ्लैट परचेसर का सिग्नेचर का पजेशन लेटर है, मैंने उनको हमने पजेशन दिया है सर। पार्किंग अलॉटमेंट लेटर्स, बिल्डर ने अगर पार्किंग अलॉटमेंट किया है तो उसके लेटर्स, पार्किंग अलॉटमेंट के लेटर्स एंड ड्राइंग्स ऑफ पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरिया जो है उसके ड्राइंग्स ये सब सोसाइटी को उसने हैंड ओवर करने का है। फिर इंडिविजुअल मेंबर्स अकाउंट डिटेल्स विथ क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर द सेम। बिल्डर देखो हम लोगों से क्या करता है कि एडवांस में मेंटेनेंस का पैसा रहता है, साल, 1.5 साल, 2 साल का, तो उसका हिसाब किताब जो है फ्लैट का जो कॉस्ट का ये सोसाइटी को देने का जरूरत नहीं। फ्लैट का कॉस्ट हम डायरेक्ट बिल्डर को देते हैं, लेकिन बाद में सोसाइटी चलाने के लिए एडवांस में बिल्डर हमसे ऑन अकाउंट पैसा लेता है, तो उसका सब डिटेल्स अकाउंट, हर मेंबर का अलग अलग अकाउंट्स का हिसाब किताब जो है ऑडिटेड उसने बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का देने का है। और क्लोजिंग बैलेंस में कितना पैसा बचा है तो वो उसने सोसाइटी को में स्टेटमेंट दे के सोसाइटी के अकाउंट पे उसने ट्रांसफ़र करने का है। आगे हाईवे ब्लू लाइन एनओसी, कि ये जो है हाईवे का अगर ब्लू लाइन का वहाँ एनओसी का ज़रूरत है
तो एनओसी बिल्डर ने लिया हुआ होता है और वो एनओसी जो है वो बिल्डर से आपको लेने का है, कंसर्न अथॉरिटी ने इशू किया हुआ, क्योंकि वह ये हर्डल नहीं है हाईवे का कंस्ट्रक्शन या ब्लू लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है वो कोई ये नहीं करता है, वो एनओसी, इसलिए वो एनओसी देते हैं कि चलो अब हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे जो अगर उसने फेडरेशन का वेरे मेंबरशिप लिया है फेडरेशन का, तो वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद समझो उसने मेंबरशिप लिया है फेडरेशन का, तो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो रहता है हाउसिंग फेडरेशन एज पर बायलॉ नंबर 6, अगर वो लिया है तो वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट उसने देना चाहिए। फिर सोसाइटी लेटर हेड्स, अगर बिल्डर चीफ प्रमोटर अगर होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट या कहाँ का करस्पॉन्डेंस करने के लिए लेटर हेड्स प्रिंट करा के लेता है। तो लेटर हेड जितने भी बचे हुए हैं बुकलेट्स जो भी है वो उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। आगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स in the district central cooperative bank account from promoter's name to the account opened in society's name। देखो अभी जो इनिशियल बैंक का अकाउंट ओपन होता है सोसाइटी फॉर्मेशन के टाइम, वो चीफ प्रमोटर के नाम पे ओपन होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। अभी वो सोसाइटी का जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाद में सोसाइटी के नाम का अकाउंट ओपन हो जाएगा, और सोसाइटी के नाम पे जो अकाउंट ओपन हो गया है वो अकाउंट पे ये बिल्डर के चीफ प्रमोटर के नाम पे जो अकाउंट ओपन हो गया था उसमें से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए उसका एनओसी लेने का, अगर बिल्डर ही चीफ प्रमोटर है तो। आगे जो है पर्टिकुलर्स ऑफ फ्लैट ओनर्स सच एज नेम्स, मोबाइल फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज एंड डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। मतलब सब फ्लैट परचेसर का जो डिटेल्स रहता है बिल्डर के पास, वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है, क्योंकि रेडी अगर डाटा मिलता है तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहता है। फिर लिस्ट कंटेनिंग एरियाज ऑफ ईच फ्लैट इंडिविजुअली, मतलब हर फ्लैट का एरिया क्या क्या है उसका एक लिस्ट पूरा बना के बिल्डर ने सोसाइटी को देने का, हैंड ओवर करने का है। आगे डिटेल्स ऑफ कंज्यूमर नंबर्स, मीटर नंबर्स एट्सेट्रा फॉर कॉमन इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स एंड देयर बिलिंग डिटेल्स। मतलब जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी मीटर सोसाइटी के अलग अलग लिफ्ट के लिए या दूसरा कोई मतलब पंप है, एसटीपी प्लांट है, जो भी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत लगता है, तो उसके लिए अलग अलग मीटर लिए जाते हैं। तो वो मीटर जो है वो डिटेल उसका कंज्यूमर नंबर्स, मीटर नंबर वगैरह ये सब बिल्डर ने सोसाइटी को उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स के साथ वो हैंड ओवर करने का है। आगे है डिटेल्स ऑफ असेसमेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ कॉमन प्रीमाइसेस एरियाज लाइक क्लब हाउस, हॉल, पार्किंग एरियाज, सोसाइटी ऑफिसेज एक्सेट्रा। मतलब सोसाइटी में जो भी कॉमन एरियाज के कंस्ट्रक्शन किए गए हैं कॉमन प्रीमाइसेस के, क्लब हाउस या हॉल, पार्किंग एरिया, सोसाइटी ऑफिस वगैरह, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपकी लोकल अथॉरिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने असेसमेंट किया है, तो उसके डिटेल्स जो है वो डिटेल्स बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे लिस्ट ऑफ बैंक लोन एनओसी इशूड बाय द बिल्डर टू इंडिविजुअल फ्लैट परचेसर्स। अब इसमें कैसा है कि इंडिविजुअल हम फ्लैट परचेसर जब भी कंस्ट्रक्शन चालू रहता है वो टाइम लोन लेते हैं, वो टाइम बिल्डर का एनओसी वगैरह बैंक को चाहिए, क्योंकि वो टाइम सोसाइटी नहीं तो सोसाइटी का एनओसी मिलता नहीं, तो बिल्डर देता है। तो जो इसका जो भी लिस्ट है पूरा का पूरा बैंक लोन एनओसी जो बिल्डर ने इश्यू किया है टू इंडिविजुअल फ्लैट परचेसर, वो सब जो लिस्ट है वो लिस्ट बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। अभी ये जो लिस्ट था पूरा आपने बिल्डर से हैंड ओवर लेते टाइम डॉक्यूमेंट्स मेन जो है वो कौन कौन से लेने चाहिए उसका पूरा लिस्ट था। उसके अलावा भी समझो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगते भी होने चाहिए, वो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी या ऑफिस बेरर्स वो डिसाइड करेंगे वो टाइम, अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बिल्डर से मिल सकते तो वो भी लेने का। अब इसमें का पार्ट 2 जो है, सेकंड पार्ट जो है, वो कुछ प्लांट्स जैसे एसटीपी प्लांट है, डब्ल्यूटीओ प्लांट है या आरओ प्लांट है, जैसे जो प्लांट्स है उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्डर से लेने का है। एसटीपी का मतलब एसटीपी मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, डब्ल्यूटीपी का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और आरओ प्लांट मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस या वाटर सॉफ्टनर या स्वीटनर भी बोला जाता है। वो जो प्लांट है मतलब पानी, अच्छा पानी लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए
समझो ऐसा कोई पानी जो आपको दिया जाता है बिल्डिंग को, वो समझो पानी बराबर नहीं है वो एरिया में जो सप्लाई होता है, तो वो टाइम अगर आपने आपके सोसाइटी के लिए, बिल्डिंग के लिए, मतलब सब प्रीमाइसेस के लिए अगर आरओ प्लांट बिठाया है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो बिठाया है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए या वाटर सॉफ्टनर या स्वीटनर के लिए बिठाया गया है, तो वो प्लांट मतलब एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और आरओ प्लांट्स अगर है उससे रिलेटेड जो है वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है एएमसी के, वो भी सबमिट करना। उसमें क्या क्या आता है देखें, पहले इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिक लेआउट ड्राइंग्स, ये जो भी प्लांट्स है उसमें इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक लेआउट ड्राइंग जो है बिल्डर ने हैंड ओवर आपको करना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडर अबाउट डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, ये प्लांट कभी इंस्टॉल किया वो वेंडर ने, मतलब जो कंपनी ने बिठाया है, उसका सर्टिफिकेट एक रहता है इंस्टॉलेशन का, वो सर्टिफिकेट देना चाहिए बिल्डर ने आपको। फिर टेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्टेड बाय द बिल्डर, अभी वो वेंडर और बिल्डर जब भी टेस्टिंग करते हैं वो प्लांट का, तो टेस्टिंग ओके होता है तो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल्डर एक्सेप्ट करता है वो वेंडर से, मतलब एक्सेप्ट करता है, मतलब वो चलो टेस्टिंग हो गया और एवरीथिंग इज वर्किंग ओके करके सर्टिफाई करके एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करता है। ऐसा टेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी बिल्डर से आपको लेने का है। आगे वारंटी सर्टिफिकेट ऑफ द एसटीपी इक्विपमेंट, एसटीपी प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट्स है अलग लगते हैं, तो उसका वारंटी सर्टिफिकेट रहता है, वारंटी सर्टिफिकेट भी आपको बिल्डर ने देने का है। आगे एनओसी इशूड बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अभी ये सब प्लांट जो खास करके एसटीपी और डब्ल्यूटीपी जो प्लांट्स है ना, ये उसके लिए ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उनसे एक एनओसी ली जाती है, तो एनओसी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने इशू किया हुआ, उससे पोल्यूशन नहीं होता है करके। आगे जो है एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो एएमसी ये जो प्लांट्स है वो प्लांट्स का एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है एएमसी के। अगर अभी एएमसी ख़त्म नहीं हो गई है तो वो बिल्डर ने देना चाहिए, ख़त्म हो या नहीं हो, जो भी बिल्डर के पास है उसने एएमसी डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जो भी वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे वाटर टेस्ट रिपोर्ट इशूड बाय द सर्टिफाइड लेबोरेटरी, तो ये आपके बिल्डिंग को जो पानी जा रहा है फ्लैट्स में वो पीने लायक है, उसका एक सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेस्टिंग करके लिया जाता है, तो वाटर टेस्ट रिपोर्ट इशूड बाय द सर्टिफाइड लेबोरेटरी ये बिल्डर के पास रहता है, वो बिल्डर ने देना चाहिए। आगे एसटीपी एग्जॉस्ट मतलब ओडर कंट्रोल रिपोर्ट, तो एसटीपी से जो बाहर ये निकलता है मतलब स्मेल जो निकलता है वो मतलब ऐसे गंदा नहीं है या स्मेल उसका ख़राब नहीं है, लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है, ऐसा रिपोर्ट जो है जो कंसर्न मतलब पर्सन है अथॉराइज जो रिपोर्ट देने के लिए, उनसे एसटीपी का एग्जॉस्ट रिपोर्ट जो है तो ऑर्डर कंट्रोल में है सब, ये रिपोर्ट बिल्डर से आपको लेने का है। वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट डिटेल्स विथ वारंटी, अभी वाटर ट्रीटमेंट डब्ल्यूटीपी जो डब्ल्यूटीओ जो बिठाया है डब्ल्यूटीपी, तो वो डब्ल्यूटीपी जो है उसके जो इक्विपमेंट्स है वो उसके बारे में जो वारंटी है वो वारंटी कार्ड जो है वो बिल्डर से आपको लेने का है। आगे परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ पंप, ब्लोअर एंड डोसिंग यानी मेडिकेटिंग पंप इन एसटीपी, एसटीपी में ये अलग अलग जो पंप बिठाए थे, मतलब पंप है, ब्लोअर है, डोजिंग पंप है, ये सब जो है उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है कंसर्न इंजीनियर जो है वो इशू करते हैं, वो बिल्डर ने आपको हैंड ओवर करने का है। आगे ऑपरेशनल मैनुअल्स ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, ये जो भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं एसटीपी को, डब्ल्यूटीपी को या आरओ प्लांट्स को, वो सब के जो ऑपरेशनल मैनुअल्स आते हैं, आपको मालूम है कि हर कोई टेक्निकल चीज़ रहती है मशीन वगैरह उसके मैनुअल्स रहते हैं, तो वो जो मैनुअल्स है मैन्युफैक्चरर ने या वेंडर ने बिल्डर को दिए, ये सब बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। तो ये हो गए रिगार्डिंग एसटीपी, डब्ल्यूटीपी एंड आरओ प्लांट्स के बारे में जो बिल्डर ने सोसाइटी को क्या क्या हैंड ओवर करने का है। उसके बाद पार्ट 3 में हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिल्डर ने आपको सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करनी चाहिए। उसमें देखो लेआउट ड्राइंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राउंड, मतलब उसका लेआउट ड्राइंग रहता है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ऑन द ग्राउंड मतलब नीचे, तो उसका लेआउट का ड्राइंग लेने का। इलेक्ट्रिक के भी ड्राइंग रहते, तो इसमें ये ड्राइंग मेन रहता है, लेआउट ड्राइंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राउंड। आगे सर्टिफिकेट इशूड बाय वेंडर
अबाउट द डेट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। ये ट्रांसफार्मर जो इंस्टॉल होता है आपके पूरे प्रीमाइसेस के लिए वगैरह, उसका सर्टिफिकेट जो है, जो वेंडर ने इशू किया हुआ है, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्यों इसके लिए पीछे कारण क्या है कि सर्टिफिकेट क्यों लेने का? बिकॉज आफ्टर 5 years इट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। 5 साल के बाद वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इंस्टॉल कभी हो गया, वो टाइम से लेके 5 साल तक वो आपका पास रहेगा। बाद में उसकी जो ओनर प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वो रिप्लेस करेंगे जो भी है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट है ट्रांसफार्मर का, वो आपके पास होना जरूरी है। आगे लोड टेस्ट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय द बिल्डर। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट किया हो, उसका लोड टेस्ट रिपोर्ट रहते हैं अलग अलग फेज पे, अलग अलग स्टेज पे लिए हुए। ये सब जो लोड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल्डर को जो मिले वो बिल्डर ने आपको हैंड ओवर करने का है। ऑयल फिल्टरेशन, इंसुलेशन, पावर हाउस वेंटिलेशन रिपोर्ट वगैरह ये सब बिल्डर से आपको लेने का है। आगे अर्थिंग डिटेल्स एंड टेस्ट रिपोर्ट, अर्थिंग जो प्रोवाइड किया है उसका टेस्ट रिपोर्ट। आगे एएमसी डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बिठाए गए उसके एएमसी के डॉक्यूमेंट जो है बिल्डर ने आपको हैंड ओवर करने का है। फिर लाइटनिंग अरेस्टर टेस्ट रिपोर्ट एंड ड्राइंग। कोई लाइटनिंग वगैरह मतलब जो वीज पड़ने अपन म्हणतो उसको अरेस्ट करने के लिए अरेस्टर बिल्डिंग के टॉप पे ऐसा बिठाया जाता है, तो उसका टेस्ट रिपोर्ट सही है करके और उसके ड्राइंग्स आपको देनी चाहिए, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। फिर फीडर पिलर वायरिंग डिटेल्स, तो फीडर पिलर के वायरिंग के डिटेल्स जो है वो आपको देनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इनकमर डिटेल्स, ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब कंसेप्ट हैं। HTB यानी हाई टेंशन ब्रेकर डिटेल्स एंड वारंटी सर्टिफिकेट आपको देने का है। फिर चेंज ओवर स्विचेस डिटेल्स, इसका डिटेल्स बिल्डर ने आपको देने का है। आगे अथॉराइज्ड लोड अप्रूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ये जो अथॉराइज लोड अप्रूव करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जिसका इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिल्डिंग को या प्रीमाइसेस को सप्लाई हो रहा है, उसका अथॉराइज लोड अप्रूव रिपोर्ट जो रहता है वो सर्टिफिकेट जो है वो बिल्डर ने आपको देना चाहिए। आगे पावर बैक डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स, तो जनरेटर वगैरह क्या पावर बैक मतलब पावर अगर फेलियर होता है तो पावर बैक डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स देनी चाहिए। फिर कॉमन मीटर डिटेल्स सच एज कंज्यूमर नंबर, कॉमन मीटर के कंज्यूमर नंबर्स, बिलिंग यूनिट्स एंड वेयर इट इज़ यूज्ड वगैरह, इसके बारे में डिटेल जो है बिल्डर ने आपको देने का है। फिर वायरिंग लेआउट टू इंडिविजुअल फ्लैट्स, हर एक फ्लैट को जो वायरिंग गया है तो उसके वायरिंग के लेआउट्स जो है मतलब वो प्लान रहते, वो इंडिविजुअल फ्लैट्स टू STP, लिफ्ट्स, DG सेट मतलब डीजल जनरेटर सेट, पंप हाउस, यहाँ जो भी वायरिंग गया है ना उसके लेआउट मतलब प्लान ये रहते हैं, ड्राइंग्स रहते हैं। वो ड्राइंग्स बिल्डर ने लेआउट जो है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। यह था इलेक्ट्रिक के बारे में। अभी पार्ट 4 जो है वो अंडरग्राउंड सर्विसेज के बारे में है। अंडरग्राउंड सर्विसेज से रिलेटेड बिल्डर ने सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करनी चाहिए, उसमें आता है पहला ऑल सीवेज लाइन ड्राइंग्स। जो अपना सीवेज रहता है मतलब सांड पानी जिसको हम बोलते हैं, बाथरूम से जो पानी जाता है उसको सीवेज वाटर बोलते हैं, तो उसका जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम है लोकल अथॉरिटी का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वहाँ तक ये जो गंदा पानी छोड़ने के लिए जो भी ड्राइंग्स है सोसाइटी से लेके वो सब के ड्राइंग्स रहते हैं। तो वो ड्राइंग जो ऑल सीवेज लाइन ड्राइंग्स है, क्योंकि बाद में चोकअप होता है या कुछ भी होता है तो वो काम करने के लिए वो ड्राइंग्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये सीवेज लाइन ड्राइंग्स के ड्राइंग जो है ये बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करनी चाहिए। ऑल स्टॉर्म वाटर लाइन ड्राइंग्स, ये स्टॉर्म वाटर लाइन का भी ड्राइंग जो है वो भी बिल्डर ने हैंड ओवर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइन्स ड्राइंग्स, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स के जो ड्राइंग है अंडरग्राउंड बिल्डिंग के नीचे जो ग्राउंड है उसमें भी रहते, तो जो वो इलेक्ट्रिक लाइन्स है उसके ड्राइंग्स। फिर वाटर लाइन ड्राइंग्स, उसमें बोरवेल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी का वाटर आता है, तो वाटर लाइन जो है उसके जो भी ड्राइंग्स है वो सब
बिल्डर ने हैंड ओवर करने का है। जो पानी का प्रॉब्लम आएगा तो उसमें चेक किया जा सकता है। आगे वाटर कंट्रोल वॉल ऑन ग्राउंड। वाटर कंट्रोल वॉल जो है ग्राउंड लेवल पे जो बिठाए बीच में पानी का जो पाइपलाइन आ रहा है उसको, तो वाटर उसके बारे में अभी जो डिटेल्स है वो बिल्डर ने आपको देने का है। टेलीफोन लाइन ड्राइंग जो है, बिल्डिंग को जो टेलीफोन लाइन आया उसका ड्राइंग फिर हर एक फ्लैट में अगर गया है तो इसका सबका ड्राइंग जो है वो बिल्डर ने देने का है। फाइबर केबल ड्राइंग इफ प्रोवाइडेड, अगर आपके सोसाइटी में फाइबर केबल प्रोवाइड किया है तो उसके भी ड्राइंग रहते हैं, वो भी आपको देने चाहिए। बोरवेल डिटेल्स, जो बोरवेल अगर है आप बिल्डर ने मार के दिए है तो उसके भी डिटेल जो है वो बिल्डर ने आपको देने का है। क्लब हाउस ड्राइंग एंड एएमसी, क्लब हाउस जो रहता है आपका उसके ड्राइंग रहते हैं, क्लब हाउस का वो ड्राइंग, और एएमसी जो रहेगा उसमें जो कुछ बिठाया उसका एएमसी का जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में जो भी डिटेल्स है या कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बिल्डर ने आपको देने का। ये था खास करके अंडरग्राउंड सर्विसेज के बारे में। आगे पार्ट 5 में आता है वर्मी यानी कंपोस्ट कल्चर या OWC मतलब ऑप्टिमल वाटर कंटेंट। तो ये जो है आपके गार्डन में वगैरह जो फर्टिलाइजर्स जैसा यूज़ किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट कल्चर अगर किया है, ये समझो प्लांट या ये बिल्डर ने प्रोवाइड किया है आपको, तो उसके बारे में बिल्डर ने आपको क्या क्या देना चाहिए अगर है तो। इक्विपमेंट डिटेल्स, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स बिठाए जाते हैं वो कंपोस्ट के लिए वो जो है उसके डिटेल्स। दूसरा गार्बेज शूट ड्राइंग जो रहते हैं, गार्बेज शूट ड्राइंग मतलब ये गार्बेज का जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्राइंग्स रहते हैं उसके बारे में दिए जाते हैं। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉरपोरेशन इफ एनी, तो इसके बारे में कॉरपोरेशन से सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन इशू किया तो सर्टिफिकेट चाहिए। इक्विपमेंट वारंटी कार्ड, जो इक्विपमेंट बिठाए हैं ये वर्मी या कंपोस्ट कल्चर के लिए वो इक्विपमेंट बिठाए गए उसका वारंटी कार्ड रहता है वो देना चाहिए। और क्लीनिंग पॉइंट ऑफ शूट, मतलब इसका क्लीनिंग पॉइंट जो है वो क्लीनिंग पॉइंट के बारे में भी जो डिटेल्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्डर ने सोसाइटी को सबमिट करना चाहिए। अभी आगे जो है पार्ट 6 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारी जगह मैंडेटरी किया गया है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बिल्डर ने सोसाइटी को क्या क्या हैंड ओवर करना चाहिए। पहला है लेआउट ड्राइंग। देखो हर चीज़ का ड्राइंग रहता है, वो ड्राइंग का लेआउट जो ओरिजिनल जो उसने बिल्डर ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो लेआउट का ड्राइंग है वो कैसे इंस्टॉल किया है उसके बारे में सोसाइटी को सब ड्राइंग देने चाहिए। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी जो है वो सर्टिफिकेट देती है कि भाई आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही है, ठीक है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे इक्विपमेंट वारंटी कार्ड, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बिठाए गए हैं बिल्डर की तरफ से उसका वारंटी कार्ड रहता है हर एक इक्विपमेंट का, वो वारंटी कार्ड जो है वो सोसाइटी को देना चाहिए, क्योंकि वारंटी पीरियड में अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो सोसाइटी वो रिप्लेस करा के ले सकती है कंसर्न वेंडर से या कंपनी। आगे नंबर ऑफ बोरवेल्स, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो बोरवेल्स मारे जाते हैं पानी जाने के लिए और पानी जमा होने के लिए बारिश का वहाँ जाके जमा हो जाता है, तो वो जो बोरवेल्स मारे जाते हैं उस कितने नंबर से उसके बारे में डिटेल्स, उसका डेप्थ वगैरह ये सब क्या डिटेल्स नंबर के साथ बिल्डर ने सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहिए। आगे का पार्ट है पार्ट नंबर 7 में सोलर सिस्टम बिठाया जाता है। वो अभी कुछ कॉरपोरेशन में तो मैंडेटरी किया है सोलर सिस्टम या सोलर वाटर हीटर बिठाना चाहिए, तो वो उसके बारे में सोलर सिस्टम जो भी है उसके बारे में कौन कौन से चीज़ें बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करनी चाहिए। उसमें आता है पहले प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब उसके टेक्निकल डिटेल्स जो भी रहेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो बिठाया है सोलर सिस्टम जो भी है, वाटर हीटर बिठाया है या सोलर से पूरा का पूरा सिस्टम बिठाया है, उसके बारे में प्रोडक्ट का डिटेल जो है उसके टेक्निकल डिटेल के साथ जो वेंडर ने बिठाया है या जो कंपनी ने बिठाया है उनसे जो भी मिला है टेक्निकल डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, वो सब सोसाइटी को देना चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्टिफिकेट, वो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्टिफिकेट रहता है उसका, मतलब इंस्टॉल करने के बाद वो सक्सेसफुल कमीशनिंग हो गया, वो सब चालू हो गया, वो सब टेस्टिंग वेस्टिंग करके मिलता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट। फिर वारंटी सर्टिफिकेट, उसको वारंटी रहता है सोलर सिस्टम को, वारंटी सर्टिफिकेट जो इंस्टॉल किया हुआ कंपनी या वेंडर है वो इशू करते हैं, तो वारंटी सर्टिफिकेट सोसाइटी को बिल्डर ने इशू हैंड ओवर करने का है। आगे टेस्टिंग रिपोर्ट जो रहते हैं, टाइम टू टाइम टेस्टिंग किया है, टेस्टिंग के बाद सही चल रहा वगैरह, तो उसके रिपोर्ट जो भी है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। एएमसी डिटेल्स, ये अगर सोलर सिस्टम का एएमसी दिया है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और बाकी के डिटेल जो है एएमसी के बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है।
आगे प्लम्बिंग लाइन डिज़ाइन एंड लेआउट, ये सोलर सिस्टम के लिए जो भी प्लम्बिंग मतलब पानी का वाटर हीटर है खास करके, तो क्या वहाँ से फ्लैट में कनेक्शन दिया जाता है गर्म पानी के लिए। तो इसके जो प्लम्बिंग लाइंस के डिज़ाइन है उसका लेआउट जो भी है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। और ऑपरेशनल मैनुअल, ये जो सोलर सिस्टम बिठाई गई है उसका ऑपरेशन मैनुअल वो वेंडर या इंस्टॉल करने वाली कंपनी इशू देती है, वो बुकलेट टाइप ही रहता है। वो ऑपरेशनल मैनुअल जो है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। नेक्स्ट जो है पार्ट 8 में फायर सिस्टम, रिगार्डिंग फायर सिस्टम बिल्डर ने सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करने का है। उसमें पहला है ऑल इक्विपमेंट, फायर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बिठाए गए वो सब ऑल इक्विपमेंट, उसमें नोजल, होस, पंप एट्सेट्रा आएगा सब, ये फायर सिस्टम के बारे में। होस मतलब होस पाइप रहता है, और पंप मतलब पंप पानी खींचने के लिए जो रहता है वो। तो हर आप देखेंगे कि फ्लोर के बाजू में थोड़ा ऐसा बड़ा सा पाइप जो है ऐसा गोल गोल करके उसको वाइंड करके रखा जाता है, तो होस पंप बोलते हैं। नोजल्स मतलब उसका आगे का पोर्शन जो है, और पंप जो है उसके बारे में डिटेल्स और उसकी वारंटी सर्टिफिकेट के साथ ये इक्विपमेंट जो भी है उसका डिटेल्स बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। फिर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट, ये जो फायर सिस्टम बिठा ये उसका काम खत्म हो गया उसका एक वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट आता है, वो वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट जो है बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट ऑफ पंप फॉर परफॉर्मेंस चेकिंग, ये जो पंप है ये फायर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, आग लग जाएगी तो पंप चालू करेगा तो पानी आता है, उसका टेस्ट रिपोर्ट रहता है। और परफॉर्मेंस चेकिंग रिपोर्ट रहता है उसका, पंप परफॉर्मेंस चेकिंग रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट जो है बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे पंप सिस्टम डिटेल, जो पंप सिस्टम बिठाई गई उसके सब डिटेल जो है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे डिटेल्स ऑफ वाटर टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ फायर वाटर टैंक, फायर वाटर टैंक अलग बनाया जाता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल और उसका डिटेल जो है टैंक के बारे में वो सब बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे टेस्ट रिपोर्ट ऑफ प्लम्बिंग लाइन ऑफ फायर इक्विपमेंट, जो फायर इक्विपमेंट्स या उसका प्लम्बिंग लाइन है फायर इक्विपमेंट्स को दिया हुआ उसके टेस्ट रिपोर्ट, उसका पीरियडिकली टेस्ट करना पड़ता है कि वह चलता है नहीं तो क्या ऐसा हो जाएगा चेकिंग नहीं किया और उसका कुछ ये नहीं किया टेस्टिंग वगैरह, तो क्या हो जाएगा आग लग जाएगी वो टाइम पानी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके पीरियडिकली उसको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट रिपोर्ट जो है प्लम्बिंग लाइन के फायर इक्विपमेंट्स को दिए गए हैं और सब टेस्ट रिपोर्ट बिल्डर ने वो उसके टाइम तक का सब सबमिट करना चाहिए। आगे वाटर प्रेशर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो फायर सिस्टम के लिए प्रेशर से वाटर जाना चाहिए, तो जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर से पानी आता है उसका सर्टिफिकेट रहता है, वो वाटर प्रेशर सर्टिफिकेट जो है बिल्डर के पास रहेगा, उसने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। फायर एनओसी एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स, ये फायर सिस्टम का एनओसी और उसके लिए प्लम्बिंग जो किया उसके ड्राइंग सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे ऑपरेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम CFO, ही चीफ फायर ऑफिसर जो लोकल अथॉरिटी का रहेगा या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उससे वो ऑपरेशनल सर्टिफिकेट इश्यू करता है कि वह पूरा टेस्टिंग के बाद वगैरह, तो ये ऐसा ऑपरेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम CFO चीफ फायर ऑफिसर जो बिल्डर ने लिया है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे ऑल इक्विपमेंट शुड बी टेस्टेड बाय द सोसाइटी वंस इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने में एक बार ये जो इक्विपमेंट्स है फायर सिस्टम के वो खास करके उसका टेस्टिंग करना, चेकिंग करना और टाइम उसका रिपोर्ट कंसर्न, मतलब ये उसमें जो एक्सपर्ट है इंजीनियर्स वगैरह या उसके प्रोफेशनल लोग हैं उसमें एक्सपर्ट, वो लोगों से टेस्ट करा के लेके उनका सर्टिफिकेट लेना जरूर रहता है। तो ये सोसाइटी ने बाद में ये भी करने का है। तो ये था रिगार्डिंग फायर सिस्टम जो बिल्डर ने सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करने का है। उसके बाद 9th पार्ट में हम फाउंटेन एंड स्विमिंग पूल, अगर आपका बिल्डर बहुत अच्छा है उसने बोला कि चलो अब अच्छा ज़रा सोसाइटी लगना चाहिए, शाम के टाइम थोड़ा आर्टिस्टिक दिखना चाहिए, उसने फाउंटेन बिठाया है और स्विमिंग पूल वगैरह आपको दिए हैं, बड़ा छोटा वगैरह ऐसा चिल्ड्रन स्विमिंग पूल कोई सोसाइटी में अलग रहता है और बड़ा लोगों के लिए अलग रहता है स्विमिंग पूल जो भी है। तो उसके बारे में फाउंटेन एंड स्विमिंग पूल के बारे में बिल्डर ने सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करने का है। पहला है प्लम्बिंग लेआउट ड्राइंग, तो उसके लिए पानी का जो सप्लाई पानी करने वाला प्लम्बिंग का सिस्टम है वो प्लम्बिंग का लेआउट रहता है, वो लेआउट का ड्राइंग जो भी है तो वो सब सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल सर्टिफिकेट, वो इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन सर्टिफिकेट रहता है कि वह इंस्टॉलेशन बराबर हो गया, ये
और इसे ऑपरेशनल भी सब बाजू से ठीक है, बराबर चल रहा है सब, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। वो इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल सर्टिफिकेट जो है वो बिल्डर ने देना चाहिए। आगे नो वाटर लीकेज सर्टिफिकेट एंड वारंटी, वह ये जो आपका खास करके स्विमिंग पूल या फाउंटेन जो वहाँ पर पानी कहाँ लीकेज नहीं होता है, खास करके स्विमिंग पूल से, इसका सर्टिफिकेट नो वाटर लीकेज हो रहा है। और वारंटी भी उसका रहता है, वाटर प्रूफिंग जो किया रहेगा, लीकेज नहीं होना चाहिए इसलिए वो सब का सर्टिफिकेट, ये जो नो वाटर लीकेज सर्टिफिकेट और वारंटी जो है उसके बारे में, वारंटी कार्ड या वारंटी जो भी दी गई है सामने वाले ने, तो वो उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स है बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे इक्विपमेंट डिटेल्स विथ वारंटी कार्ड, जो भी फाउंटेन या स्विमिंग पूल के लिए इक्विपमेंट्स बिठाए गए हैं वो इक्विपमेंट्स के डिटेल और उसके वारंटी कार्ड जो है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे वाटर टेस्ट रिपोर्ट, जो पानी जो है वो अच्छा है फाउंटेन में से जो आ रहा है या स्विमिंग पूल में जो प्रोवाइड किया गया है उसके टेस्ट रिपोर्ट है, और बाद में भी पीरियडिकली उसका टेस्ट करना पड़ता है। सो एक टेस्ट रिपोर्ट बिल्डर ने जो किए है उसके टेस्ट रिपोर्ट सोसाइटी में सबमिट करने का है, मतलब हैंड ओवर करने का। और उसके लिए जो एएमसी दी गई है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट बाकी जो भी सब डिटेल्स है वो सब सोसाइटी को बिल्डर ने हैंड ओवर करने का है। पार्ट 10 में हम जिम्नेशियम देखेंगे। आजकल बहुत सारे बिल्डर्स सोसाइटी में जिम तो प्रोवाइड करते हैं, तो जिम्नेशियम के बारे में बिल्डर ने सोसाइटी को कौन सी चीज़ें हैंड ओवर करने का है। पहला है इक्विपमेंट डिटेल्स, मतलब जिम में, जिम्नेशियम में जो जो इक्विपमेंट्स दिए हैं एक्सरसाइज करने के लिए वगैरह, वो सब के डिटेल्स जो है वो सब डिटेल्स जो भी उसके पास है, बिल्डर के पास जो वेंडर है, कंपनी जो जिसके भी ये जो है इक्विपमेंट्स है, वो सब डिटेल्स बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वारंटी सर्टिफिकेट रहेगा हर एक इक्विपमेंट का, तो वो सब जितने भी वारंटी वो इक्विपमेंट्स है उसके वारंटी सर्टिफिकेट्स जो बिल्डर ने कंपनी से लिए या वेंडर से लिए है, तो सब वारंटी सर्टिफिकेट सोसाइटी को सबमिट करनी चाहिए। और एएमसी डिटेल्स ही पे नहीं, अगर एएमसी दिया है किसको उसका मेंटेनेंस करने के लिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट या बाकी सब डिटेल जो है वो सब बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर प्रोसेस में हैंड ओवर करने का है। पार्ट 11 में हम देखेंगे HVAC सिस्टम, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, तो ये सिस्टम जो उसका HVAC का इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट एंड ड्राइंग्स, तो खास करके जो ये सिस्टम जो बिठाई जाती है, जो सोसाइटी के कॉमन स्पेसेस है, क्लब हाउस, जिम, बाकी की जगह है वहाँ बिठाई जाती है, तो उसका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट HVAC का एंड उसके ड्राइंग जो है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे टेम्परेचर टेस्ट रिपोर्ट रहता है कि वो टेम्परेचर वहाँ बराबर मेंटेन होता है, उसका टेस्टिंग रिपोर्ट रहता है, वो टेस्ट रिपोर्ट जो है बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे ऑपरेशनल मैनुअल, ये सब जो इक्विपमेंट्स जो बिठाए गए हैं ना उसे, तो उसके ऑपरेशनल मैनुअल्स रहते हैं, बुकलेट टाइप आता है, तो वो ऑपरेशनल मैनुअल सब जो भी है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। कमीशन सर्विस रिपोर्ट, वो इंस्टॉल करके जब भी उसका कमीशनिंग किया और वो मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग करके वो सब ठीक ठाक चल रहा है, उसका एक रिपोर्ट रहता है, तो वो कमीशन सर्विस रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर करने का है बिल्डर ने सोसाइटी को। आगे इक्विपमेंट डिटेल्स विद देयर वारंटी कार्ड, जितने इक्विपमेंट्स बिठाए HVAC सिस्टम में वो इक्विपमेंट्स के डिटेल्स है, उसके वारंटी कार्ड जो है वो वारंटी कार्ड कंपनी से मिले हुए ये बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। आगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या लोकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट, वह इससे पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, पोल्यूशन ये फैलाने वाली ये नहीं है, प्रॉपर चल रहा है सब, ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या लोकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट बिल्डर ने हैंड ओवर करने का है। एएमसी अगर दिया है इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट या उसके डिटेल जो भी है वो सब सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है बिल्डर ने। और डिटेल्स ऑफ कैसेट AC, खास करके क्लब हाउस में वगैरह जो कॉमन जगह रहता है बड़ा वाला, उसमें कैसेट AC बिठाया जाता है, बीच में ऐसा AC और उसके चारों बाजू AC का ठंडा हवा फेंकने के लिए, तो ये कैसेट AC के बारे में जो भी डिटेल्स है सब डिटेल्स सोसाइटी को बिल्डर ने हैंड ओवर करने का है। इसके बारे में बाद में, इसके बाद क्या है कि वेंडर एग्रीमेंट फॉर ऑल द सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज है उस वेंडर्स है, वो वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब एग्रीमेंट जो भी वेंडर के साथ किया है बिल्डर ने, वो सब एग्रीमेंट बाद में अभी सोसाइटी के पास जाएगा, सोसाइटी उसको चलाने वाली है, तो ये जो भी सब एग्रीमेंट वेंडर के साथ किए हैं, सब वेंडर के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है। और अदर डॉक्यूमेंट्स थिंग्स इफ एनी, अगर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ें है, कोई मतलब एडिशनल कोई
आपकी पीएमसी को लगता है कि ये भी बिठाया है तो उसका भी डिटेल्स या एएमसी या वारंटी कार्ड जो भी है सब दूसरे कोई चीज़ें है उसका सब डॉक्यूमेंट्स या उसका डिटेल जो भी है सर्टिफिकेट जो भी है वो बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करने का है हैंड ओवर प्रोसेस में। तो ये हैंड ओवर प्रोसेस जो है वो बिल्डर और जो आपकी जो पीएमसी प्रोविजन मैनेजमेंट कमेटी रहती है शुरू में जो आती है 1 साल के लिए उनके बीच रहता है। तो ये जो चीज़ें मेन थी कि हैंड ओवर प्रोसेस में ड्यूरिंग द हैंड ओवर प्रोसेस फ्रॉम द बिल्डर टू द सोसाइटी, खास करके आपकी जो पीएमसी प्रोविजन मैनेजिंग कमेटी उसने कौन सी चीज़ों के ऊपर खास करके ध्यान देना चाहिए उसके बारे में ये सब डिटेल्स था, सब लिस्ट था। तो इसके ऊपर ध्यान देके हैंड ओवर लेते टाइम आपकी जो पीएमसी जो मैनेजिंग कमेटी रहेंगी उन्होंने थोड़ा प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना चाहिए और प्रॉपर बिल्डर से हैंड ओवर लेना चाहिए। तो आज का जो हैंड ओवर फ्रॉम द बिल्डर टू द सोसाइटी ये जो लेक्चर था ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। द लेक्चर एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच।